हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। कैसे हो भाई? सो गए क्या सुबह सुबह? आवाज नहीं निकल रहा नो तुम्हारा। सर। नो सर। थोड़ा निकलना चाहिए ना, कस के एकदम ऐसे बोल रहे हो हेलो जैसे सर अभी मरे जा रहे हैं। यस सर। हाँ। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, ये केमिकल काइनेटिक्स तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। और यदि रिवाइज सिलेबस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिवाइज सॉल्यूशन ये सिलेबस जो है उसके हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में पहले कितने चैप्टर पढ़े थे? 5 भाई। फिजिकल में तुम्हारे 5 चैप्टर पढ़ने थे। ठीक है, तो 5 चैप्टर पढ़ने थे, जिसमें एक था तुम्हारा सॉलिड स्टेट भी था और एक सरफेस केमिस्ट्री, और बाकी ये 3 तो थे ही, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर है जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। यस सर। कैसा लगा भाई लास्ट चैप्टर में तुम पहुंचिए? तो खैर ये देखो, ये अभी तुमको इसको ये श्योर सर्टेन मत करना, क्योंकि जेई और नीट में अभी कोई फिक्स नहीं है कि वो जो चैप्टर डिलीट हुए हैं सॉलिड स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स उससे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, वो अभी श्योर नहीं है। तो उसको हम तो बाद में देखेंगे, जेई वगैरह का नोटिफिकेशन आएगा तब। अरे क्रिस क्या कर रहे हो? म्यूट करो भाई। एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है ना जेई नीट में। अब देखो, अब चैप्टर कम हो जाएगा तब तो एक कुछ चैप्टर से क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएंगे ना। या चैप्टर कम हो जाएगा तो क्वेश्चन की संख्या नहीं बढ़ेंगे? बताओ। यस सर। यहाँ तो कट कर नहीं, आगे क्या दिक्कत होगा भाई? अगर मान लो तुम्हारे जेई में पूछेगा नहीं, नीट में पूछेगा नहीं, ठीक है, देखो कट क्या किया, पी ब्लॉक कट किया, पी ब्लॉक। अच्छा, ये सिलेबस वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी ये चैप्टर पे आते हैं। तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर था उसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? सॉल्यूशन वगैरह के बारे में, दो मिक्सचर के बारे में, होमोजेनियस सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला रहे थे, सॉल्यूशन ये बन रहा था, और उसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे थे। पूरा चैप्टर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के आसपास ही घूमा। अगला जो चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें पोटेंशियल, पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड, एनोड, इसी के अराउंड में घूमा है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, अब ये काइनेटिक्स वर्ड तुम सुने हो फिजिक्स में? यस सर। क्या होता है काइनेटिक्स? चलना फिरना, मतलब चलना सर, एनर्जी सर। तो यहाँ वहां फिजिक्स में तुम चलना फिरना, मतलब एक बॉडी है चल रहा है, ठीक है, एक मतलब एक इंसान है कहीं जा रहा है, बॉडी है जो कि एक्सीलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट कर रहा है, एनर्जी लगेगी सर उसको। लेकिन केमिस्ट्री में तो केमिकल होता है भाई। अब केमिकल कैसे चलेगा? मतलब एक इंसान केमिकल का मोशन, क्या केमिकल का मोशन कैसे करा दोगे? सर रिएक्शन कितना हो रहा है, सर रिएक्शन कितना हो रहा है? रिएक्शन कितना, रिएक्शन जो है, ठीक है, वो मतलब रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, हाँ मतलब सर रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है वो पढ़ना है। इस चैप्टर में तुम्हें क्या पढ़ना है? रिएक्शन के स्पीड के बारे में। भाई कोई रिएक्शन है वो कितने स्पीड से हो रहा है, वो तुम्हारा इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आया चैप्टर? और पूरा चैप्टर इसी के राउंड में घूमेगा, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। इसमें हमारा टारगेट यही रहेगा कि कोई रिएक्शन को, मतलब देखो हम क्या चाहेंगे, रिएक्शन जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। यस सर। जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ये पूरा तो rate of reaction चैप्टर इसी के राउंड में तुम्हारा घूमेगा। ठीक है, शिवम यादव। तो चलो आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन थर्मोडायनेमिक्स वी हैव स्टडीड। हम थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं रिएक्शन विच टेक्स प्लेस और नॉट, कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे डेल्टा जी निगेटिव तो रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव तो रिएक्शन होगा क्या? नो सर, करवाना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। और इस चैप्टर में जो है तुम्हारा ये बताएगा कि हाउ फास्ट कोई रिएक्शन होगा तो कितना तेज होगा। थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ये चैप्टर क्या बताएगा कि भाई रिएक्शन हो रहा है तो कितना तेज होगा या कितना स्लो होगा, और अगर तेज होगा तो उसके कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसके रेट, जो तुम्हारा स्पीड जो बोल रहे हैं ना, उसको यहाँ पे इस चैप्टर में रेट बोला जाएगा।
रेट ऑफ रिएक्शन। अरे स्पीड मतलब क्या समझना, रेट, रेट क्या बताएगा भैया, स्पीड या फिर वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी बोल सकते हैं ना, फॉरवर्ड भी तो हो रहा है ना, बैक फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो इसका एक डायरेक्शन नहीं हुआ आगे की तरफ, और जिस स्पीड में डायरेक्शन हो जाए उसको वेलोसिटी नहीं बोलते हैं। यस सर। Yes, sir. तो ये चैप्टर में तुमको वेलोसिटी देखना है, कोई रिएक्शन कितने तेजी में होगा कितने स्लो में होगा, और हमें इसमें क्या देखेंगे, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज द आउटपुट, यानी कि प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है ना, हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर में क्या वो ज्यादा से ज्यादा बने, ठीक है, और टाइम क्या लगे, कम से कम, ठीक है, और ये कैसे करेंगे, कैटलिस्ट वेटलिस्ट का यूज करके हम देखेंगे। द लास्ट चैप्टर ये वही है, लास्ट पार्ट क्या बताएगा, कैटलिस्ट कैटालाइसिस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चलो ये तो हो गया थोड़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब है यहाँ पे रेट, और रेट को क्या बोल रहे हैं हम, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ टाइम, समय के साथ साथ जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है ना ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पेसीज, उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, रेट को हम लिख सकते हैं डीसी बाई डीटी, DT. वेयर सी क्या है भैया, कंसंट्रेशन, सी क्या है, Concentration. बोलो रहती। रेट क्या होता है, हम मोलारिटी भी बोल सकते हो, मोलारिटी। रेट क्या होगा तुम्हारा, ये बताएगा कोई कंसंट्रेशन समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है, कोई कंसंट्रेशन समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वो क्या बताएगा, उसका रेट बताएगा, क्या बताएगा भैया, रेट बताएगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है भैया, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड होगा, तो मोल पर लीटर सेकंड, यस तो सर। यही यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। अरे बोलो सर एक बात, Yes, sir. अरे टाइम की जगह पे तुम सेकंड ले लो, ठीक है, लीटर का जगह पे देखो, लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे एक डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, अरे एक सीसी, ये तुमको याद है, 1 सीसी Yes, sir. 1 ml, 1 ml नहीं था, Yes, sir. सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, तो लीटर को अगर हम डेसीमीटर क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते एक हैं। लीटर हो जाएगा फिर। हाँ देखो ना यहाँ पे एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर, तुम क्या लिखे हो भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, तो अगर दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर नहीं हो जाएगा, यस सर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और एक डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, मिली सेंटी डेसीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होता है, अगर दोनों तरफ, अगर एक सेकंड क्या हो गया, अरे 1 सेंटीमीटर में मिली सेंटी डेसी, नहीं उल्टा लिख दिया ना, उल्टा। 1 डेसिमल 10 सेंटीमीटर। हाँ 1 डेसी ऐसे लिखाएगा ना, बड़ा यूनिट डेसीमीटर ना है, यस सर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 10, 10 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ अगर हम इसका क्यूब ले लेंगे, दोनों तरफ क्यूब ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो जाएगा, Yes, sir. यस सर। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को ही तो लीटर बोले हो, Yes, sir. 1 डेसीमीटर, इस हिसाब से 1 डेसीमीटर बराबर 1 लीटर नहीं हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा ना, तो वही तो यहाँ पे लिख दिया भाई, यहाँ पे डेसीमीटर का पावर -3, पावर -3 क्यों गया, क्योंकि नीचे ना लीटर था, तो नीचे लीटर था, तो इसके जगह पे तुम क्या लिख सकते थे, इसे लिख सकते थे डेसीमीटर क्यूब, तो ऊपर जाएगा तो पावर -3 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यस सर। आ जाएगा ना, तो ये तुम्हारा यूनिट का चक्कर रहा, ठीक है। चलो अब ये क्या कह रहा है, रेट इज ऑलवेज डिफाइंड इन सच ए मैनर सो दैट इट ऑलवेज हैव पॉजिटिव क्वांटिटी, हम कोशिश करेंगे रेट का पॉजिटिव वैल्यू है, और वो पॉजिटिव फॉरवर्ड रिएक्शन को बताएगा, पॉजिटिव फॉरवर्ड रिएक्शन को बताएगा, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी आती है इसमें। नहीं पॉजिटिव अभी हम ये समझेंगे यार, पॉजिटिव ऑलवेज नहीं आती है, अगर निगेटिव भी आती है अभी देख लेंगे, ठीक है, अभी जस्ट 2 मिनट में देखेंगे।
अब यहाँ पे जो रेट है ये दो तरह का दिया हुआ है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज रेट कैसे निकालोगे? मान लो R से P बन रहा है, R से P बन रहा है, मतलब R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो तुम पहले क्या करना, कितना टोटल चेंज निकाल लेना कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन का टोटल चेंज निकाल लेना और उसको डिवाइड कर देना टोटल टाइम टेकन। मान लो 5 घंटा रिएक्शन हुआ, तो 5 घंटा रिएक्शन हुआ तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई? 5 आवर, 5 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 घंटा तो टाइम तो 5 घंटा, और जितना रिएक्शन में चेंज होगा टोटल चेंज, टोटल रिएक्शन कंसंट्रेशन को चेंज को डिवाइड कर देना टोटल टाइम से, तो तुम्हारा क्या देगा? एवरेज रेट निकलेगा। ठीक है, और लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? तुम एक इंस्टेंट पे छोटा चेंज, हाँ इंस्टेंट पे तुम मतलब छोटा चेंज, तुम यार ये सब तुम पढ़े होगे फिजिक्स में। एवरेज मतलब होता है बड़ा चेंज, एवरेज मतलब होता है बड़ा चेंज, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है छोटा चेंज। तो छोटा चेंज किसी सेकंड पे, थोड़े से टाइम डिफरेंस पे तुम अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा? इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस चैप्टर में हमारा काम का कौन रहेगा? इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि एवरेज रेट हमारे काम का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे तुम समझना, अगर एक रिएक्शन है A प्लस B मिलके अगर प्रोडक्ट P बना, तो टाइम 0 पे कुछ ये इसका कंसंट्रेशन होगा। मान लो टाइम 0 पे इसका C है, इसका C है और ये 0 है। टाइम T पे मान लो ये क्या होगा? C माइनस सी अल्फा हो गया, ये C माइनस सी अल्फा हो गया और ये C अल्फा हो गया, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अरे ऐसा ये पढ़े हो ना आपके थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो एवरेज में तुम्हारा क्या होता है? एवरेज में देखो एक समय के बाद में, जैसे कोई रिएक्शन तुम करा रहे हो तो प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन बोलो यार, जैसे हम एसिड को बेस में डालें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, एसिड में बेस मिलाया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ ना। यस सर। तो जब तुम एसिड और बेस तुम मिलाओ और उसमें तुम मान लो एक मेटल भी डाल दिए, अरे कोई भी मेटल, तो एक हाइड्रो एसिड बेस है और एक मेटल कुछ डाल दो, या फिर मान लो केवल एसिड में ही एक मेटल डाल दो, तो तुम देखना एसिड में अगर सिर्फ मेटल डालोगे ना तो स्टार्टिंग में रिएक्शन मेटल बहुत जल्दी गलेगा, बहुत तेजी से रिएक्शन होगा, और स्टार्टिंग में रिएक्शन बहुत तेज से नहीं होता है। यस तुम करके देखना, लेकिन कुछ समय बाद रिएक्शन बड़ा स्लो हो जाता है। अरे कभी देखोगे नहीं प्रैक्टिकली ये करते? यस सर। ऐसा क्यों होता है? अब वही तो ये चैप्टर में पढ़ना है, ऐसा क्यों होता है, ये चैप्टर बना ही क्यों है, इसी से सबको एक्सप्लेन करने के लिए। अरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है भाई। मान लो तुम स्टार्टिंग में मेटल लिए, एसिड लिए, तो तुम्हारा रिएक्शन स्टार्टिंग में तेज हुआ, क्यों? क्योंकि मेटल तुम्हारा ज्यादा है। कुछ समय बाद मेटल कम होने लगेगा, तो रिएक्टेंट कम होने लगा, रिएक्टेंट कम हो गया तो रिएक्शन का रेट कम हो गया। अरे बोलो। सर जैसे बकेट में वो नील डालते हैं तो पहले तो घुलने लगता है, फिर धीरे धीरे लास्ट में आते आते धीरे धीरे होने लगता है। हाँ, कोई भी रिएक्शन स्टार्टिंग में तेज रहेगा, बाद में स्लो होने लगेगा। अब बताओ एवरेज रेट निकाल रहा है कोई बच्चा, अब वो देखो वो क्या किया, एक कोई बच्चा है, मान लो कौन है हमारा, राज, नाम तुम्हारा मेरा सेम है यार, तुम्हारा नाम राज श्रीवास्तव है क्या? यस सर। तो फिर पूरा नाम क्यों नहीं लिखी हो, SHRI भी क्यों लिखी हो? सर वो पूरा आ नहीं रहा था, बड़ा हो जा रहा था। हाँ यहाँ पे उजू मांगी क्या क्या आ जाता है, तुम्हारा पूरा नहीं आ रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? सारे आ जाते हैं। क्रीस देखो, क्रीस, ये फिर पता नहीं ये बीच में क्या क्या लिखा हुआ है, फिर उजू मांगी वगैरह सब लिखा। अब बोलो अब क्या हुआ, हैंड रेज क्यों कर रहे हो बार बार, टक टक कर रहे हो, क्या हो गया? डाउट है क्या? सर लुच्चागिरी कर रहा है बस। तो लुच्चागिरी कर रहा है, लुच्चा तो कल लुच्चा बोला है कि सर वो कल से डेली 9 बजे आएगा। वो बोल रहा है कि सर कुछ भी हो जाए टाइम चेंज मत करो। मैं तो 9 बजे सर टाइम चेंज मत करो। अरे ठीक है, वो लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे। चलो इधर देखो, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल। अब ये देखो इसमें मतलब क्या होगा, रिएक्शन तुम्हारा स्टार्ट किए A से प्रोडक्ट, ठीक है। तो मान लो उजुमांकी भाई रिएक्शन स्टार्ट किए, तो वो स्टार्ट किए और उनका और वो मतलब क्या किया, A में कुछ मिला दिए, A में B मिला दिए और रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। तो उनका प्रोडक्ट, वो वेट कर रहे थे प्रोडक्ट बनने का। वो सोचे हो कि क्या भाई प्रोडक्ट तो बनेगा, चलो अब सो जाते हैं। सो गया भाई, क्या किया, उजुमांकी सो गया।
या जलेबी खाने जाता है ना रात को, जलेबी खाने निकल गया, तो सर, जलेबी रात में खाने निकल गया और 5 घंटे बाद आ रहा है, 5 घंटे बाद आ रहा है और ये फॉर्मूला लगा रहा है। देखो रेट का फॉर्मूला क्या है, अभी पढ़े ना ऊपर, डीसी बाई डी टी, यस सर, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो ये उजुमांकी भाई ये क्या किया, आया और फॉर्मूला लगा रहा है। डेल्टा सी मान लो उसका कम हुआ होगा, मान डेल्टा सी मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन में चेंज, इसका कंसंट्रेशन मान लो कितना घट गया, 50 का चेंज आ गया। मान लो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन 100 था, बाद में तुम्हारा 50 हो गया, तो इसका कंसंट्रेशन का चेंज 50 आ गया। लेकिन ये जलेबी वलेबी खा के आ रहा है, लेकिन तो क्या लगेगा, टाइम तो बहुत ज्यादा लेगा। यस सर, ये नीचे 10 आवर लिख दिया और ये बोला कि हाँ चलो चलो रेट, इस रिएक्शन का रेट बड़ा स्लो है। क्या बोलेगा इस रिएक्शन का, क्योंकि देखो 10 नीचे बहुत ज्यादा से डिवाइड कर रहे हो ना, तो बोलेगा क्या कि यार एक मेटल को हम एसिड में डालेंगे तो रिएक्शन भाई बड़ा स्लो होता है। कैसे स्लो होता है कि रेट हम निकाले थे, रेट देखो ना बड़ा कम आया, लेकिन क्या ये रिएक्शन स्लो था क्या, नो सर, नो सर, ये फास्ट, ये रिएक्शन फास्ट था। तुमने गलती क्या किया, तुमने एवरेज रेट निकाल लिया। एवरेज रेट कैसे निकाला कि भाई तुम टाइम का जो चेंज था वो ज्यादा ले लिए हो, पूरा टाइम ले लिए भाई, 10 घंटा ले लिए, तो तुम्हारा क्या हो गया, वो एवरेज रेट निकला और वो तुम्हारा रियल इंफॉर्मेशन नहीं दिया रिएक्शन के बारे में। ठीक है, और दूसरा बच्चा है हमारा अल्फा का, यानी कि याजदान भाई। याजदान भाई क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लगाए R इज इक्वल टू DC बाई डी टी लगा रहे हैं, तो R इज इक्वल टू DC बाई डी टी लगा रहा है। और ये क्या किया, ये इंस्टैंटेनियस रेट निकाल रहा है। क्या कर रहा है, इंस्टैंटेनियस रेट। तो देखो ये रिएक्शन स्टार्टिंग में ही बहुत तेज था, जो भी प्रोडक्ट बनना था ना वो स्टार्टिंग में बन गया, यानी कि जो 50 का चेंज था ना, लगभग स्टार्टिंग में 49 का चेंज तुम्हें दिख गया, और टाइम मान लो 10 सेकंड में ये हो गया। तो 49 डिवाइड बाई 10 सेकंड, तो बताओ ये क्या बोलेगा, अल्फा वाला बच्चा क्या बोलेगा कि सर रिएक्शन बहुत तेज है, बोलेगा यस ना reaction बहुत तेज है। और रियल में क्या था, रिएक्शन तेज था या स्लो था, तेज, रिएक्शन तो फास्ट ही था ना। तो यानी कि जो अल्फा वाला जो बच्चा बोला वो सही बोला, और जो तुम ये निकाले एवरेज जलेबी भी खा के, वो तुम भी सही निकाले हो, लेकिन तुम क्या निकाले, एवरेज रेट, और जो कि कोई काम का नहीं है। अब एवरेज रेट तुम 10 घंटा में ही निकालो या 20 घंटा में या 2 दिन पे निकालो, भाई जो जितना प्रोडक्ट बनना रहता है उतना बन चुका होगा, जितना प्रोडक्ट Yes, बनना होगा बन चुका होगा ना, वो तो शुरुआती 10-15 मिनट में ही सब कहानी खत्म हो जाता है रिएक्शन का। ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शन का प्रोडक्ट स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में निपट जाता है। ठीक है, बहुत कम ही ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बहुत ज्यादा देर में होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा, और जो ज्यादा देर में भी होते हैं उनका भी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन ही हमारे काम का होगा। इंस्टेंटेनियस रेट, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। क्या, अरे आवाज ब्रेक हो रही है क्या, सही है। नो सर, नो सर, नहीं हो रही है भैया। ठीक है, अरे ठीक है ना, वॉइस अरे रुक जाओ, अरे 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 भाई साहब रुक जाओ, 5G से कनेक्ट करते हैं, समझ सर में अगर कोई चीज गर्म होती है तो उसमें कोई रिएक्शन करवाते तो जल्दी क्यों क्या? होती है? क्या, सर जैसे कोई चीज गर्म है, ठीक है, हॉट है, ठीक है, हाँ उसमें कोई चीज रिएक्शन करवा दे तो कभी कभी ना जल्दी हो जाती है, ऐसे क्यों? हाँ, तो वो सभी पढ़ेंगे, रुक जाओ, वो सारे चैप्टर, इस चैप्टर में वही से तो पढ़ना है, सब आएगा, चिंता मत, टेंशन मत भाई, तुम्हारे लिए सब आएगा यहाँ पे। चलो ये हो गया, रेट समझ में आया, एवरेज sir. रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो अच्छा, एवरेज रेट में तुम्हारा क्या करना, ऊपर डेल सी बाई डेल टी, और इंस्टेंटेनियस रेट में तुम्हारा डीसी बाई डी टी करना, याद रखना डीसी बाई डी टी करना। और यहाँ पे एक माइनस लिखा हुआ है एक में, और एक में कुछ नहीं लिखा हुआ है। और तुम देखो माइनस जो लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा हुआ है, वो आर फॉर रिएक्टेंट के लिए, और प्रोडक्ट के लिए क्या माइनस लगा है क्या। नहीं सर, नो सर, तो एक चीज ये ध्यान रखना कि रिएक्शन में तुम्हारा अगर मान लो रिएक्शन हो रहा है, आर से पी बन रहा है, तो टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट कम होगा ना, रिएक्टेंट कम होगा, और प्रोडक्ट टाइम के साथ ज्यादा। तो बताओ रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो अगर रिएक्टेंट के मतलब फॉर्मूला में अगर रिएक्टेंट यूज करके अगर तुम वैल्यू निकालोगे रेट का, तो माइनस लगाना चाहिए कि नहीं, यस सर, लगाना चाहिए ना। और यदि Yes, प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है ना, अरे प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या माइनस लगाना चाहिए क्या। नो सर, तो ये समझ में, रेट का ये रहा, रेट का ये चक्कर था।
ठीक है। अब ये जो रेट अगर तुम निकालोगे रिएक्टेंट का यूज करके तुम रेट निकालोगे तो तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव में रेट आएगा, रेट तुम्हारा निगेटिव में आएगा। तो रेट अगर निगेटिव में आएगा ना तो उस रेट को बोलोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या बोलोगे भाई? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और यदि तुम रिएक्टेंट का यूज करके निकालोगे रेट तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। कैसे तुम रेट ऑफ, क्यों बोले रेट ऑफ डिसअपियरेंस? क्योंकि तुम्हारा रिएक्टेंट क्या है, घट रहा है ना सर, कम हो गया। यस सर। हाँ। और लेकिन यदि तुम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके फॉर्मूला लगाओगे dp/dt तो तुम क्या बोलोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या बोलोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस। अरे भाई प्लस माइनस का चक्कर है और कुछ नहीं है, नाम है बस, डिसअपियरेंस अपीयरेंस। ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे तुम देखना क्या है भैया, कंसंट्रेशन, और ये क्या है, टाइम। सर थोड़े पीछे के टॉपिक समझा दो, नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी। हाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। अरे कुछ नहीं बताया, मैंने बोला क्या कि ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है, ये माइनस कब लगेगा, जब तुम रिएक्शन के रिएक्टेंट का यूज करके रेट निकालोगे। रिएक्शन के रिएक्टेंट यानी कि देखो आर रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट का यूज करके अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस dr/dt। और यदि तुम प्रोडक्ट इस्तेमाल करके तुम अगर रेट निकालोगे तो क्या लिखोगे, dp/dt। dp/dt लिखोगे। ठीक है। यस बोलो। चलो तो देखिए इधर, यहां पे तुम्हारा क्या है, देखो समय के साथ कंसंट्रेशन कम हो रहा है। अरे देखो टाइम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन कम नहीं हो रहा है ग्राफ में। यस सर। समय के साथ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है। और इसमें देखो जब बड़ा चेंज के लिए निकाला जा रहा है तो इसे बोला जा रहा है रेट एवरेज के लिए, और जब छोटा का जो स्लोप इसका बताएगा ना, वो क्या बताएगा, जब छोटा चेंज के लिए निकालोगे तो उसका वो स्लोप, जो तुम्हारा जो स्लोप आएगा वो क्या बताएगा, वो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा। क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस। ठीक है। चूंकि ये रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया है, आर का इस्तेमाल किया है ना, आर का इस्तेमाल किया तो क्या माइनस नहीं लगाना चाहिए। यस सर। तो ये तुम्हारा ये नॉर्मल से ग्राफ था, कुछ खा नहीं खांसी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस अब है तुम्हारा, यहां से तुम्हारा अच्छा चीज आता है। क्या पीछे वाली स्लाइड दिखाना, ये वाली? अरे कौन वाली भाई? वही ग्राफ वाली। अरे देखो कुछ नहीं भाई, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ है। ये ग्राफ पे थोड़ी देर में फिर से आएंगे, रुक। मुझे बस लोड लिखना था। अरे रुक जा, थोड़ी देर में ये ग्राफ पे फिर से आएंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है N2H2 और NH3। तो यदि रेट ऑफ रिएक्शन N2 के रेस्पेक्ट में निकालोगे, तो माइनस dNT/dt लिखोगे। अब मैं केवल देखो, मैं इस चैप्टर में इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूंगा, एवरेज की नहीं बात। तो यदि N2 के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो N2 तो टाइम के साथ कम हो रहा होगा, तो माइनस dN2/dt। यस सर। ठीक है। उसके बाद में H2 के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो माइनस dH2/dt। यस सर। यस ओके। और NH3 के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो माइनस प्लस का क्या, dNH3/dt। प्रोडक्ट है ना ये? हाँ प्रोडक्ट है, यानी कि माइनस आपका नहीं लगेगा। ठीक है। चलो तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NH3। कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन यहाँ पे जब अगर तुम वैल्यू देखो, यहाँ पे ये क्या है, 3 मोल है, यहाँ ये 2 मोल है, और यहाँ ये 1 मोल है। ठीक है। तो ये अगर तुम ये क्या करोगे ना, अगर ये 3 मोल है, इसको 3 से डिवाइड कर दो, और ये 2 मोल है, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2, और इसको डिवाइड बाई 3, तो जो रेट निकलेगा ना वो सबका बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबका बराबर। क्या बोला सर आपने, देखो यहाँ पे देखो, हमने लिखा था ना dNT/dt, dHT/dt, और ये लिखा था dNH3/dt। बोलो। यस सर। अब यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड किया गया है कि नहीं?
यस सर। 3 से डिवाइड किया गया और माइनस लगाया गया है, यहाँ 2 से डिवाइड किया गया और प्लस है। तो 3 से क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि इसका क्या है, आगे कितना है भाई, 3 है ना इसके आगे, और इसके आगे कितना है, 2 है ना, तो इसको किससे डिवाइड करोगे भाई, 2 से। और इसके आगे माइनस लगेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और इसके आगे प्लस लगेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और ये सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो तुम्हारा निकालोगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे dC/dt, अगर उसमें उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए, तो उनका वैल्यू जो आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो किसी के मतलब किसी भी का भी यूज करके निकालो, मैग्नीट्यूड सबका सेम आएगा। तो क्या बोला सर, समझ में नहीं आया। देखो मैं ये बोला कि कोई इंसान, देखो रेट ही निकालना है ना, ये रिएक्शन था आपका, ये रिएक्शन था N2 3NH2 और NH3। अब कोई इंसान N2 का इस्तेमाल करके रेट निकाल ले, इंस्टैंटेनियस रेट निकाले, यानी कि dNT/dt। कोई दूसरा बच्चा इसका इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला मतलब रेट निकाले, तो इसका निकालेगा dH2/dt। कोई इसका इस्तेमाल करके निकाला dNH3/dt। ये सारे के वैल्यू अलग अलग होंगे। सब कोई नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला है, कोई हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला है, कोई अमोनिया के रेस्पेक्ट में निकाला है, सबका रेट अलग अलग। यस सर। लेकिन अगर इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, तो सबका रेट क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या हुआ उस मंकी, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है भाई। देखो क्या हो गया, अगर इसका क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे ना, तो आपके पापा को ऑफिस जाना है। पहले तो तुम डेली क्लास अटेंड करते थे यार मॉर्निंग में, मंकी। अरे बोल नहीं रहा भाई, आज अच्छा आज के लिए केवल जाना है, ठीक है जाओ फिर, क्या कर सकते हैं, जल्दी जाना है। देखो अब जो रेट है ना, अटेंडेंस लगा देना। हाँ हाँ लगा देंगे। नाम क्रिश है ना? यस सर। हाँ ओके। जो मंकी, देखो अब रेट जो तुम्हारा है, अगर किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो भाई, एकदम निकल सकता है। तो रेट जो है यदि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है कोई बच्चा, कोई मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है, कोई नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है, कोई अमोनिया के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है, सबका रेट अलग अलग आएगा। लेकिन अगर तुम उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, तो सबका रेट इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यस सर। तो समझ में आया, रेट इक्वल। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, और क्या करना है, जो अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो माइनस, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो प्लस। ठीक है, ओके। यस सर। तो यहाँ वही बात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मतलब जो रेट होता है वो इक्वल नहीं होता है, लेकिन यदि उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेट तुम्हारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर आपके रेट को, केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, देख ब्लैंक स्लाइड से स्टार्ट कीजिए। क्या पहले देखो रिएक्शन तुम्हारा होगा कब, एक ब्लैंक स्लाइड पे ही बात करते हैं, ये अच्छा टॉपिक। क्या भैया, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर आपके रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो पहला आप लिख दो यहाँ पे, पहले रिएक्शन होगा कब, रिएक्शन होगा कब, मतलब देखो क्या हमेशा रिएक्शन हो सकता है क्या, नो सर। नो सर। रिएक्शन कब होगा, तो पहले इसका हम लिखते हैं यहाँ पे स्टार्ट करके कंडीशन। कौन कौन सा कंडीशन है, कंडीशन फॉर रिएक्शन, जो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आपका रिएक्शन हो जाए। वो कौन कौन सा कंडीशन है जो कि रिएक्शन होने के लिए कंपलसरी है। तो पहला कंडीशन क्या है भैया, कोलिजन। क्या है, कोलिजन। अब कोलिजन क्या होता है,
कोलाइड करना, कराना, कोलाइड कराना, पार्टिकल्स यस, टक्कर होना। कोई रिएक्शन तभी होगा जब क्या हो, रिएक्टेंट के बीच में टक्कर हो। क्या हो भैया, टक्कर। टक्कर इन द सेंस मतलब क्या होगा, मान लो कोई बच्चा है, जैसे ये है, क्या नाम है, उज्जवल है मान लो, तो एक रिएक्टेंट यहाँ पे इस बर्तन में तुम रखती हो, एक यहाँ पे ए है और बी यहाँ पे है, और ये बैठा है कि मेरा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा? नहीं सर, ये पूरी लाइफ लेके ऐसे रह जाएगा, बैठा रह जाएगा, इसका प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ये होल लाइफ ऐसे रहेगा, सोचे कि आज किसी ना किसी दिन तो प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भाई ए को तुम अलग बीकर में रखे हो, बी को अलग बीकर में रखे हो, इनके बीच में क्या नहीं हो रहा है, कोलिजन नहीं हो रहा है। क्या और नहीं हो रहा है? कोलिजन। रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? कोलिजन होना कंपल्सरी है। कोलिजन, हाँ, कोलिजन होगा तभी रिएक्शन होगा। बोलो, अदरवाइज देयर इज नॉट पॉसिबल। हाँ, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। चलो अब दूसरा आता है भाई, सर रिएक्टेंट होना भी जरूरी है। हाँ, रिएक्टेंट होना भी जरूरी कोलिजन होगा तभी तो। हाँ, रिएक्टेंट होना भी। अब रिएक्टेंट लेके ही नहीं बैठोगे तो फिर क्या सोचोगे? अब मान लो ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछते भाई, इतने तेजस्वी बच्चे हैं। चलो अब सेकंड कंडीशन क्या है? चलो कोलिजन तो हो गया, दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना कंपल्सरी है। यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तभी भी रिएक्शन नहीं होगा। सर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या बोलिए सर, समझ नहीं है। देखो, मान लो मैं प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मेरा प्रोडक्ट क्या है, मतलब एक इंसान है जो बाइक पे जा रहा है, ठीक है, बाइक पे जा रहा है। सुनो, एक इंसान है और वो बाइक से कहीं जा रहा है, तो उस इंसान का प्रोडक्ट में मान लो वो प्रोडक्ट है कि वो उसका क्या हो गया, वो बाइक से टक्कर लगा, मतलब बाइक का किसी से टक्कर लगा, मान लो ट्रक से लगा, ट्रक के नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इंसान का कहानी खत्म। अरे बोलो सर फिनिश। सुनो एक मिनट, मैं इधर ध्यान देना। एक इंसान है, वो बाइक से जा रहा है, ठीक है, और वो उसका मतलब प्रोडक्ट, मतलब समझो उसका अल्टीमेट मतलब क्या हो जाए, पास्ता बन जाए, प्रोडक्ट फॉर पास्ता बन जाए। अरे समझ रहे हो? यस सर। एक इंसान बाइक से जा रहा है, ठीक है, उसका पास्ता तब बनेगा ना जब सामने से क्या आ जाए, सामने से ट्रक आए, और क्या सामने से ट्रक आएगा तो उसका ये प्रोडक्ट बनेगा क्या? क्या भाई सामने से अगर प्रोडक्ट बन सकता है क्या, बताओ भाई? नहीं सर। तो क्या, ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट बनने के लिए कोलिजन जरूरी है। कोलिजन कंपल्सरी की नहीं? यस सर। तो कोलिजन कंपल्सरी है, लेकिन क्या कोलिजन हो जाए तो वो इंसान पास्ता बन जाएगा क्या? हाँ, नहीं, हमेशा नहीं बन सकता। अगर मान लो इंसान ऐसे जा रहा था बाइक से और ट्रक साइड से आके टक्कर लगा, तो कोलिजन हो गया, मान लो, मतलब हल्का, मतलब तुम्हारी साइड पे टक्कर लगा, तो तुम थोड़ी क्या होगा, गिरोगे, थोड़ा छिलेगा फूटेगा, सरोवर फूटेगा, तुम्हारा पास्ता थोड़ी बनेगा। अरे क्या सुनो, हमेशा एक्सीडेंट में इंसान का ये थोड़ी बन जाता है पास्ता। सर ट्रेन के पास आ जाए तो? ट्रेन के सामने खड़े कर दो सर इंसान को। चुप, पहले जिसका बात कर रहे हैं सुनो, जितना बोला जा रहा है उतना ही सुनो, ज्यादा मत बोलो। अगर हमेशा इंसान का पास्ता नहीं बनेगा, पास्ता कब बनेगा भाई? उस इंसान को जो कोलिजन हो रहा है ना, वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ है। क्या हो, जैसे मान लो यहाँ पे तुम बाइक पे हो, ये मान लो तुम्हारा बाइक है, ये बाइक है, ट्रक हो गया, क्या बन गया यार, क्या बन गया? चलो ये बाइक है और ये तुम्हारा सामने ट्रक है, ठीक है, ये तुम्हारा बड़ा सा ट्रक है। अब इसका क्या हो, ये कोलिजन क्या बोल रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या बोल रहा है कि कोलिजन होना था ये ऐसे और ये ऐसे एकदम परफेक्टली, देखने में तुमको भी अच्छा लगे कि भाई क्या टक्कर हुआ है। तो उस तरह का कोलिजन क्या बोलेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, बताओ भाई। यस सर। हाँ, कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन बोलोगे, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन यानी कि प्रोडक्ट बनाने का दूसरा कंडीशन क्या है,
कोलिजन तो हो रहा है ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई इधर से ये जा रहा है, मान लो ये बाइक इधर से जाके ऐसे टच करते हुए निकल जाए, कोलिजन तुम तो बोलोगे सर टक्कर तो हुआ, तुम बोलोगे ना कि अरे बाइक ट्रक से टकरा गया था, लेकिन वो टकराया थोड़ी था, वो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। बोलो आया समझ में? यस सर। तो ये दूसरा कंडीशन हुआ, ठीक है। चलो अब तीसरा कंडीशन क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोई बता सकता है थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? नहीं नहीं सर, नहीं पता सर जैसे कोई शीट है सर, उसके ऊपर ये सर लाइट आ रही है, तो सर मिनिमम एनर्जी होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन हमारे इजेक्ट हो सके। यस यस, इसीलिए ये अल्फा में है, समझे? नहीं सर, वो स्कूल में पढ़ चुका है, क्यों अल्फा अल्फा करते हैं बार बार। अरे अरे स्कूल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट हुआ, सॉल्यूशन चल रहा है। अरे ये स्कूल में नहीं, ये क्लास 11 में पढ़ना था, ये तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना था। सेकंड चैप्टर में सर, सेकंड चैप्टर। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उसमें पढ़ना था, समझे? सर वो एनसीईआरटी पलट दिया होगा। हाँ हाँ चलो देखो इधर क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, ये मिनिमम एनर्जी होता है। क्या होता है भैया? मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, वो मिनिमम रिएक्शन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। मतलब वो मिनिमम एनर्जी तुम्हें चाहिए जिससे तुम्हारा रिएक्टेंट क्या हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कम से कम एनर्जी दो जिससे क्या हो जाए, तुम्हारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हो जाए। यहाँ पे एग्जांपल से समझना, जैसे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहाँ पे मैं लिखा एक्टिवेशन एनर्जी, और देखो हर किसी के पास इंटरनल एनर्जी होता है कि नहीं? अरे इंटरनल एनर्जी तो सबके पास है ना? यस सर, यस सर। हर बॉडी के पास एक इंटरनल एनर्जी। तो मान लो एक तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कोई ए है, बी है और सी है, ठीक है? ए के पास इंटरनल एनर्जी मान लो क्या है, 50 कैलोरी, बी के पास मान लो 40 कैलोरी और सी के पास क्या है 30 कैलोरी, ये इंटरनल एनर्जी उसके पास है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने क्या लिखा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, जिससे क्या हो जाए, वो कम से कम एनर्जी दो जिससे प्रोडक्ट बन जाए। तो प्रोडक्ट बनने के लिए तुमको मान लो एनर्जी चाहिए था 60, क्या चाहिए था 60, एक फिक्स है कि भाई प्रोडक्ट का बनेगा जब 60 तुम कैलोरी दे दो, 60 कैलोरी दोगे तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गया 60, तो इंटरनल तुम्हारा 50, तो बताओ कितना एनर्जी का कमी हो रहा है? 10। तो वो जो 10 तुम दोगे ना उसे क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे कितना का कमी है, 20 का, यहाँ पे 30 का। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या, ये फिक्स है, ये फिक्स है, वो मिनिमम एनर्जी तुम्हें चाहिए प्रोडक्ट बनाना है, तो ये इतना एनर्जी कम से कम 60 तुमको रहेगा तभी तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? और हर के पास मतलब क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी तुम्हें चाहिए, इंटरनल हमेशा इससे कम नहीं रहेगा। अरे इंटरनल के पास अगर मान लो थ्रेशोल्ड के बराबर रहेगा तो खुद प्रोडक्ट बना लेता कि नहीं? यस सर। तो तुम्हारा थ्रेशोल्ड तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा। और थ्रेशोल्ड क्या है, वो कम से कम एक पैरामीटर है, उतना एनर्जी कम से कम चाहिए जिससे क्या हो, तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाए। बोलो यस सर, यस सर, भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आया? यस सर, यस सर। अब ये बताओ, अब यहाँ पे सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आप क्यों लिखे, कोलिजन समझ में आया, प्रॉपर ओरिएंटेशन समझ में आया, ये थ्रेशोल्ड सर समझेंगे। देखो अगर मान लो ये बाइक ऐसे जा रहा था और ये तुम्हारा ट्रक ऐसे आ रहा था, दोनों के बीच में कोलिजन भी हुआ, क्या हुआ, कोलिजन हुआ, और सामने सामने हुआ, सामने सामने ही हुआ। क्या अब ये सामने सामने कोलिजन, मान लो जैसे बाइक आया, इधर से ट्रक आ रहा है, टक्कर हुआ, क्या सामने सामने टक्कर हुआ, क्या पास्ता बन जाएगा क्या बाइक वाले का? बन जाएगा। नहीं बनेगा, शायद उड़ जाए। बन जाएगा। सुनो सुनो, क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये ट्रक तुम्हारा धीरे धीरे आ रहा था, बाइक भी धीरे धीरे जा रहा था। ये बोलिए ना, धीरे धीरे चल रहा है। था आपका। अबे धीरे धीरे जा रहा था, ये मान लो धीरे धीरे जा रहा है, इसका इंटरनल एनर्जी मान लो कम है, इसका भी इंटरनल एनर्जी कम है,
लेकिन प्रोडक्ट बनने के लिए कम से कम मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, मतलब मान लो कम से कम क्या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए, ठीक है। तो पास्ता बनने के लिए एक तुम्हें थ्रेशोल्ड एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ सर देखो मैं तो कोलिजन भी कर लिया, बाइक मतलब धीरे धीरे गया और यहाँ पे ट्रक भी धीरे धीरे टक्कर हो गया, पता चला बाइक को कुछ हुआ ही नहीं, कहेगा मैं तो बाहुबली। सर ट्रक टूट गया, क्या बाइक को कुछ ना हो, ट्रक टूट गया है। कुछ भी नहीं टूटेगा यार, धीरे धीरे आओगे तो क्या होगा, ठीक है। सर तब भी नीचे चले जाओगे। सर वो चाइनीज माल की बात कर रहा है। चाइनीज बाइक का। हाँ तो देखो वो तुम्हारा इसका मतलब थर्ड कंडीशन क्या हो गया कि रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो बोलो तो ये तीन कंडीशन अगर अब ये तीनों मिल गया तो अब इसको प्रोडक्ट बनने से कोई बचा अब पास्ता बन जाएगा, ठीक है। तीनों कंडीशन ये कोलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, काम तमाम, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रिएक्शन होने का कंडीशन, ठीक है। अब ये रिएक्शन का यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ था। देखो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में पहला तुम्हारा यहाँ पे है कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा तुम्हारा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। यस सर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कभी भी रिएक्टेंट ज्यादा होता है, याद है केमिकल इक्विलिब्रियम R से अगर P बना रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, C रहेगा, ये 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा और ये C अल्फा। यस सर। यस सर। तो समय के साथ क्या होता है, रिएक्टेंट घट रहा है ना और प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट घटेगा यानी कि कंसंट्रेशन घटेगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। और इसको बोला है यहाँ पे लॉ ऑफ, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो दैट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है इसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है भाई, यार यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। ये चैप्टर ना बहुत आसान है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर 11 से 12 इजी है। क्या सर 11 से 12 बहुत इजी है। 12th में तुम्हारा ऑर्गेनिक है दमदार, सर पूरी बुक केमिस्ट्री तो। हाँ 12th में देखो फिजिकल केमिस्ट्री आसान हो जाएगा, बाकी सब ऑर्गेनिक आएगा आपको, तो ऑर्गेनिक के लिए आप रेडी रहना। ऑर्गेनिक की तो एक बुक ही है ना 12th में। यस सर। लेकिन 11th में तो क्या है भाई, 11th में बुक है क्या ऑर्गेनिक, पता नहीं होगा सर। कहाँ ऑर्गेनिक, 2 चैप्टर है अच्छे अच्छे। बस 11th में 2 थे और तो और देखो केमिस्ट्री का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो तुम अभी तक देखे नहीं हो। केमिस्ट्री का जो रियल रूप है ना वो तुम अभी तक देखे नहीं हो। जीओसी सर, जहाँ जीओसी तो देख लियो, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे वो वाला हाइड्रोजनेशन और वो वाले हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में थे, एसाइलेशन, एक्साइलेशन, मुझे सारे याद है। वो तो सारे याद है, उसके अभी बहुत सारे पढ़ने हैं 12th में, तुम अभी सब्र करो। सर बहुत मजा आता था सर करने में। अब वो आसान होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अब अच्छा सारे रट लूंगा। नहीं रटने तब तो वो खत्म। सर पेपर में इसी की वजह से तो नंबर आए थे। नहीं रटने के चक्कर में पड़े तो फिर खत्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुम वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये एसबी सर कोई सा भी टॉपिक हो रट नहीं सकते, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। नहीं नहीं, ये सर। तुम्हारी जो फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको रट उठ के तुम पास कर जाओगे, फॉर्मूला पढ़ लिए, याद कर लिए, सर मेरे स्कूल वैल्यू में आया। सुनिए ना, मेरे स्कूल में रट के एनसीईआरटी की लाइन लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। तो ये चिंता मत करो, 12th में स्कूल वाले कॉपी चेक नहीं करेंगे। वही तो सर, उनको मैं इजीली समझाया कि सर वो पूछे कि केपलर लॉ क्या होता है, तो मैं बोला कि प्लैनेट घूमते हैं ऑर्बिट में, तो कह रहे हैं कि डिफिनेशन बताओ डिफिनेशन। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या बोलता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कितना कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिएक्शन का रेट। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट, ठीक है। तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, किसका, रिएक्टेंट का। मतलब जितना ज्यादा रिएक्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है ये कोई और भी पढ़ाया था अभी? क्या? इससे पहले जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी उसके बाद एक और भी पढ़ाया था? नहीं उसके बाद कहाँ पढ़ाई, यही है भाई, यही है। मेरा अचानक से वो हो हाँ गया हाँ, ना। अरे एक सेकंड, 2 सेकंड। नेटवर्क आज प्रॉब्लम है ज्यादातर, मेरा भी खुद अभी 3 बार कर गया। बाकी को तो नहीं कट रहा भाई, तुम्हारा हमारा क्या कट रहा है? पता नहीं सर, बार बार सर वोडाफोन लिया है, यशवीर नहीं वोडाफोन, तो होगा ठीक है। और क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें एक और टर्म बोलता है रिएक्टेंट में कितना कंसंट्रेशन, तो उसके कोएफिशिएंट के पावर को मतलब एग्जांपल समझाते हैं। मान लो a प्लस 2b है इज इक्वल टू, अगर मान लो क्या बन गया, p बन गया प्रोडक्ट, तो क्या बोलेगा, ये बोल रहा है रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि a, कोई दिक्कत? और फिर क्या बोलेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज बोलता है कि अगर ये आगे 2 रहेगा ना तो यूजुअली इसके पावर में तुम 2 दो। चढ़ेगा। यस ये सर। हमेशा ये नहीं होगा, लेकिन इन जनरल अगर इसके आगे 2 रहेगा ना तो वो उसके पावर पे चला जाएगा। सर क्यों? जो भी कोफिशिएंट होगा, क्या? और जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको पावर में लेके चले जाना। और ये मतलब हमेशा ये नहीं होगा, ठीक है, ये आपको मतलब इन जनरल की बात कर रहा हूँ। इन जनरल क्या होगा, ये पावर में जो कोएफिशिएंट होगा वो चला जाएगा। और कहाँ पे नहीं होगा सर, कहाँ पे नहीं ले जाना वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी तुम ये पढ़ो क्या कि जो उसके आगे रहेगा उसको पावर में चढ़ा देना। यस अरे बोलो, और कहाँ नहीं Yes, चलेगा वो बात करेंगे आगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट के अगर कोई कोएफिशिएंट है तो उसका पावर चढ़ जाएगा, कोएफिशिएंट उसका क्या चल जाएगा, पावर में चला जाएगा। बोलो यस सर। चलो भाई हो गया। यस सर। अच्छा, तो अब देखो, अब इसको हम ये दोनों को एक साथ लिखे, ठीक है, तुम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, R इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है कि नहीं, यस सर। कांस्टेंट लेके आ गए। पहले तुम ऐसे लिख दो, एक सेकंड, देखो ऐसे लिख सकते हो ना, देखो ये दोनों को मिला के एक साथ नहीं लिख सकते ऐसे, यस यस सर। लिख सकते हो। और चूंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट लाना होगा, तो R इज इक्वल टू के ए, सर यहाँ पे स्मॉल के होता है ना कांस्टेंट। हाँ स्मॉल में लिखो, स्मॉल कैपिटल स्मॉल में लिखो, ठीक है। चलो R इज इक्वल टू क्या हो गया, के ए बी स्क्वायर। ये के का वैल्यू तुम्हारा, के का नाम इंपॉर्टेंट, के का नाम क्या हो जाएगा बताओ, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रेट कांस्टेंट, के का नाम हो जाएगा आपका रेट रेट, कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेट, ये जो तुम्हारा इक्वेशन बना ये क्या बना, ये रेट, इसको कहोगे रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ। ये क्या बना भैया, ये जो तुम लिखे हो ये क्या है, रेट लॉ है। अरे बोलो क्या लिखे हो, रेट Yes, लो sir. इक्वेशन। रेट लॉ। रेट लॉ लिखे हो। अरे एक इक्वेशन आ गया ना तो इसे बोलोगे रेट लॉ। और आर क्या है, आर है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है भैया, रेट रेट ऑफ ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन। रेट ऑफ क्या हो गया शिवम, आर क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, के क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा पूरा जो इक्वेशन बना ओवरऑल, इसी को कहोगे रेट लॉ, ठीक है। यस अरे Yes, बोलो, और यही तुम्हारा लॉ ऑफ मास सेक्शन है, यही तुम्हारा क्या है, लॉ ऑफ मास सेक्शन है। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है कि रिएक्शन का जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर रिएक्टेंट कितना है, और रिएक्टेंट के में यदि कोएफिशिएंट में कुछ रहेगा वो उसका क्या ले जाना है, उसको पावर में चढ़ा देना है, पावर। ठीक है। यस बोलो सर। कोई दिक्कत, और Yes, sir. प्रोपोर्शनलिटी फाइंड आओगे तो एक के आएगा। चलो तो अब फिर से ऊपर आते हैं, ऊपर की स्लाइड पे देखते हैं क्या लिखा है। आइए देखो, यही लिखा हुआ था ना कि हम जानते हैं रेट लॉ से, फ्रॉम लॉ ऑफ मास सेक्शन से क्या जानते हैं, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस सर। तो ये क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन, देखो समय के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का तो हमेशा कम होगा, ये इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो क्लास 11th में। यस सर। तो समय के साथ रिएक्टेंट कम होगा तो रेट कम होगा कि नहीं, यस सर। रेट कम होगा तो वही देखो ग्राफ जो है यहाँ कंसंट्रेशन और टाइम का, देखो रेट का ये ग्राफ ऐसे आ नहीं गया, यस सर।
अरे इसका स्लोप देखो, हाँ यहाँ पे तुम्हारा क्या आया था, रेट इज इक्वल टू मान लो के ए आया था ना, यस सर। ठीक है। ए क्या है भैया, कंसंट्रेशन है, ए कंसंट्रेशन है, और आर क्या है, रेट है ना। हाँ अगर मान लो अरे एक ही टर्म की बात कर रहे हैं, एक ही टर्म की बात कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, और के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा तुम्हारा रेट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के साथ मतलब रेट क्या होगा, टाइम के साथ तुम्हारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। क्यों घटेगा टाइम के साथ, क्योंकि भैया कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, तो देखो अब तुम ये बताओ टक्कर किसमें ज्यादा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस किसमें ज्यादा होगा, गैस में। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा ना टेम्परेचर के। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तुम ऐसे सोचो ना, टक्कर जिसमें ज्यादा उसमें रेट ज्यादा, अभी पढ़े ना टक्कर कोलिजन होना चाहिए ना, तो कोलिजन किसमें ज्यादा होगा, गैस में या सॉलिड में, गैस में। तो गैस में टक्कर ज्यादा होगा तो रेट किसमें ज्यादा, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। और तुम्हें ये बताओ ये गैसियस फेज तुम्हारा ये बनाना है, गैस में तुम जानते हो रिएक्शन ज्यादा, इट मींस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा कि नहीं, यस यस सर। बढ़ेगा ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट, ठीक है। अब बोलो राज क्या दिक्कत है, गैस में क्यों ज्यादा होगा, सॉलिड में ज्यादा होना चाहिए ना। टक्कर कहाँ होगा, किसके पार्टिकल रैंडम मोशन में ज्यादा है, सर जो गैस- आपने एग्जांपल दिया गैस था, कहाँ, अगर सॉलिड ज्यादा टक्कर होगा तो ज्यादा वो होगा। कैसे टक्कर आ रहे, ये ट्रक का थोड़ी मिक्स कर हम केमिकल करा रहे हैं। मान लो एक बर्तन है यहाँ पे, इसमें तुम एक सॉलिड एक तुम रिएक्टेंट सॉलिड यहाँ पे रख दिए और एक सॉलिड यहाँ पे से रख दिए सटा के, ठीक है। और कोई दूसरा बर्तन है यहाँ पे तुम गैस भर दिए, मान लो। अब तुम बताओ किसमें टक्कर ज्यादा होगा, सर ये जल्दी प्लेट नीचे वाला जल्दी होगा ना। अरे बोलो नीचे वाले में जल्दी नहीं होगा, यस यस सर। ये तो बेचारा ऐसे ही, ये ऐसे ही सॉलिड है, ये बेचारा बैठा रहेगा ऐसे ही इंतजार में रहेगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा अच्छा रिएक्शन। कभी ना तुम कोई खुद सोचो ना रिएक्शन, अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है, पानी में रिएक्शन ज्यादा होता है। तुम एक दो मतलब रिएक्टेंट ले लो, एक NaCl ले लो और NaCl को कुछ मतलब कोई सॉलिड के साथ रख दो, ठीक है। नहीं मुझे लगा कि आप पास्ता वाला एग्जांपल दे रहे हो तो ट्रक के नीचे आएगा तो जल्दी से। नहीं वहां पे नहीं, यहाँ पे देखो वो तो मैं जनरल बताया हूँ ना आपको, तो इस चैप्टर में ट्रक का रिएक्शन थोड़ी कराना है, केमिकल का रिएक्शन करना है, ठीक है। पता चला पेपर वाला एग्जांपल लिख के आ रहा है। यस ओके सर, पेपर में मत लिख देना भाई। हाँ पेपर में मत लिख देना कि सर एक ट्रक हो रहा है तो बड़ा साइज है भाई। चलो फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट, तो देखो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे फिजिकल साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा ना, मतलब सॉरी साइज घटेगा, गैस हो रहा है ना, साइज घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। चलो अगला आता है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट के नेचर पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। कैसे, यदि मान लो इफ मोर बॉन्ड्स आर टू बी ब्रेकन, मान लो जो तू रिएक्टेंट है वो बहुत स्टेबल है, मोर मतलब उसका जो मान लो CH4 है, CH4 है, तो मतलब CH4 और ये कोई HCl है, किसके साथ रिएक्शन जल्दी होगा, फिर HCl। HCl, क्योंकि HCl आसानी से टूट जाता है भाई H+Cl- में, यस सर। H+ और Cl- में आसानी से टूट जाएगा, लेकिन CH4 क्या टूटता है क्या ये हाइड्रोजन दे देगा क्या? नहीं टूटेगा। तो इसलिए जिसमें तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रांग हो वो रिएक्शन स्लो, और जिसमें का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है वो रिएक्शन फास्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। अगला है कैटलिस्ट। अब बताओ कैटलिस्ट क्या करे, रिएक्शन को सर तेज तो कर देगा। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज इंक्रीज करता करता है है। सर स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन के स्पीड को कैटलिस्ट बढ़ा देगा। अच्छा एक तरह का एक निगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, एक निगेटिव कैटलिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो रिएक्शन डिक्रीज करता घटा देता है। देखो एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन जो बढ़ा दे, और कभी कभी ऐसा होता है ना कोई रिएक्शन और पहले से ही बहुत तेज रहता है, वो इतना तेज जैसे कल ही हम पढ़ रहे थे, याद है कल हम लोग पढ़े थे फ्यूल सेल, O2 और H2 और O2 का। यस सर। भाई वो रिएक्शन इतना तेज हो रहा था तो उसमें कैटलिस्ट थोड़ी डालेंगे, उसको हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था डाल देंगे। स्लो हो जाए, Catalyst। स्लो हो जाए। हाँ
तो उसको रिएक्शन को हमको स्लो करना था। स्लो कैसे करोगे? स्लो कैसे? Negative. एक निगेटिव कैटलिस्ट को ऐड कर दोगे। क्या करोगे? एक HNO3 को एक निगेटिव कैटलिस्ट को तुम ऐड करोगे, वो निगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? उसके रिएक्शन को स्लो कर देगा। ठीक है? सर जिंक कैटलिस्ट है। क्या जिंक देखो, जिंक क्या कैटलिस्ट है क्या नहीं है वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। जनरली तुम्हारे डी ब्लॉक के एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। ठीक है? ओके जी सर। अब आता है देखो ये रेडिएशन और लाइट। अच्छा तुम बताओ, रेडिएशन और लाइट दोगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन तेज हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। रिएक्शन, अगर ये रेडिएशन और लाइट दे रहे हो तो फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो अगला है प्रेशर। अच्छा प्रेशर भी तुम्हारा ये फैक्टर काम करता है ना। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका प्रेशर भी एक फैक्टर है कि नहीं, कि रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा? यस सर। होगा यस ना। सर। अगर तुम प्रेशर तुम बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल नजदीक नजदीक आने लगेंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे। जल्दी जल्दी टक्कर। चलो ये रेट लॉ तो हम पढ़ ही लिए भाई। यस सर। रेट लॉ पढ़े ना, R = KA की पावर 2 3 पढ़ लिए। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। अरे वही रेट लॉ कहते हैं ना जो इक्वेशन था। इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय एक्सपेरिमेंट। और ये रेट लॉ कहाँ से आता है? ये एक्सपेरिमेंट से आता है। कहाँ से आता है भाई? एक्सपेरिमेंट। इसलिए मैं बोला वो जो आगे है ना, वो जो आगे 2 है इसको हमेशा मत लिख देना इसके पावर में। ये जो इसका सरफेस एरिया जो होता है वो रेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट के डायरेक्टली नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ 2 है ना तो हमेशा इसको मतलब 2 को ऊपर मत चला देना, क्योंकि ये जो रेट लॉ आ रहा है ना ये कहाँ से है? ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से आता है। कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंटल डाटा। ऐसे तुम नहीं बता सकते। ठीक है? यस सर। चलो और ये क्या है? वही कह रहा है कि रेट रिएक्शन क्या होता है? सिंपल नहीं है, ये डिफर करता है। ये सब पढ़ लेना यार, फालतू का बकवास है। बट फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट स्टार्टिंग और पढ़ लेना, सबको पढ़ लेना यार, कुछ नहीं। फिर है देखो फॉर द रिएक्शन, देखो रेट वही ये चीज है जो अभी हम नहीं लिखे थे। रेट डायरेक्टली कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन कुछ पावर लिखे थे। अब वो जो पावर तुम लिखे थे ना 1 2, वो क्या होता है? उसे ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। जो मैं एक पे पावर 2 लिखा था ना, वो क्या बताता है? उसका ऑर्डर बताता है। ऑर्डर। ठीक है, 1 2 जो तुम्हारा पावर थे, जैसे यहाँ पे तुम्हारा R = अगर मान लो मैं KA की पावर मैं 3 लिख दूं तो कोई तुमसे पूछे ये तुम बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तो क्या बोलोगे? 3। क्या बोलोगे? 3। अगर मान लो एक के साथ अगर B भी रहे और B क्या 2 है, अब कोई पूछे कि इसका ऑर्डर बताओ तो क्या बोलोगे? 5। तो जो पावर होता है ना वो उसका ऑर्डर बताता है। ठीक है, और K का नाम क्या है भैया? K का नाम यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, या फिर इसी को बोल सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, या फिर बोल रहे रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी। कंसंट्रेशन इन यूनिटी मतलब क्या हो गया? A का वैल्यू तुम्हारा 1 हो जाए, B का 1 हो जाए, यानी कि R = K नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। R = K हो जाएगा। ठीक है, चलो। और ये तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ K एक क्या है? कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज है, ये फॉर्मूला याद रखना, यूनिट ऑफ K। कोई पूछे K का यूनिट क्या है? देखो रेट का यूनिट तुम पढ़ लिए थे। अरे रेट का यूनिट पढ़े हो? यस सर। ऊपर नहीं पढ़े? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। dC/dt था। यस सर। मोलारिटी पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट ऑफ K की बात कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यूनिट ऑफ K निकालने का एक फॉर्मूला तुम याद रखना, कंसंट्रेशन का पावर 1 - ऑर्डर डिवाइडेड बाय टाइम की पावर इनवर्स। सर ये क्या बोल दिया? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस सर। सर यहाँ पे ऑर्डर माइनस करने पड़ेंगे ना, जितना ऑर्डर है उसका। हाँ, जितना ऑर्डर है उतना, यानी कि n तुम्हारा क्या हो गया? ऑर्डर। ठीक है, अरे n तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा ना। यस सर। अरे जो पावर में था वो उसका ऑर्डर का लगेगा ना भाई, बताओ। यस सर। तो क्या कर दोगे तुम्हारा? यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्लैंक नहीं लिख के बता रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक यहाँ पर जगह है इधर। तुमसे अगर K का यूनिट पूछेगा तो क्या लिख देना? तुम लिखना मोल की पावर 1 - L
लीटर की पावर n-1 और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इसको समझना, या फिर इसी को हम देखो मोल, देखो या फिर ये क्या लिख सकते हो, मोल की पावर 1 - n, इसको समझते हैं पहले, या फिर एक एग्जांपल से के थ्रू समझोगे क्या? जैसे यहाँ पे तुम्हारा रुको एक का एग्जांपल कैसे समझो। ए है, ए से प्रोडक्ट पी बना, रेट क्या होगा भाई, के ए, बोलो यही होगा ना? यस सर। सर। अब रेट को, रेट क्या भाई, रेट क्या था, मोल पर लीटर, यस सर। पर लीटर और इनटू सेकंड था कि नहीं? यस और सर। ये क्या हो जाएगा, और ये कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन के लिए क्या लिखोगे, मोल मोल। पर लीटर, अरे यही होगा ना? यस सर। अब ये बताओ मोल लीटर कट जाएगा तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, 1/सेकंड, यस सर। 1/सेकंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे ए की जगह बी भी रहता, ए की जगह बी रहता, तो तुम्हें क्या करना पड़ता, यहाँ पे बी के लिए एक और मोल पर लीटर लिखना पड़ता। यस सर। तो बाकी तो वो कट जाता, लेकिन अब क्या होता है, ये ऊपर लीटर चल जाता ना और नीचे मोल आ जाता। अरे यस सर। तो ये तुम एक एक करके निकाल सकते हो, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं इसको देख के मैं लिख सकता हूँ, इसको देख के मैं लिख सकता हूँ, के का यूनिट क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, देखो मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल 1 - n, n क्या कर दिया मैंने, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। अरे ऊपर जाएगा तो तुम ये फॉर्मूला याद रखो, 1 मोल यस सर। 1 - n, ठीक है, क्योंकि देखो अगर n ऑर्डर आता तो कितना n टाइम्स मोल आता, n टाइम्स लीटर आता, ठीक है। अरे यस सर। कितना रहेगा उतना टाइम, तो k = मोल 1 की पावर -1 - n, और क्या हो जाएगा, लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। अब देखो इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूं, समझ लेना, ठीक है। कैसे याद करना, तुम देखो m और n दिखने में सेम है कि नहीं, यस सर। दिखने में सेम है, और लीटर का l और 1 एक जैसे है कि नहीं, यस सर। यस सर। स्मॉल l और 1 एक जैसे है। तो तुम ये ध्यान रखना क्या, कि जो सेम रहेंगे ना उसको दूर भेजना है, सेम वाले को दूर भेजना है, मतलब संगति तोड़नी है। नहीं तो एक देखो सेम टाइप के बच्चे एक साथ रहेंगे तो लुच्चागिरी करेंगे। पेरेंट्स चाहते हैं ना कि सेम लोग को क्या करो, दोस्तों को, मतलब दो दोस्त के दोस्ती को तोड़ो, ठीक है। तो ये इधर सुनो, लेकिन तुम लोग तोड़ते नहीं हो हालांकि। तो क्या करना है, जो सेम रहते हैं ना उसको दूर भेजना। अब बताओ ये मोल का m है और यहाँ n है, तो मोल के पावर में क्या रहेगा, 1 - n, क्या रहेगा, देखो 1 के 1 - n। दूर ले जाना है n को, 1 - n ले जाना है। और यहाँ पे देखो लीटर l है तो इसका n पावर minus one। n-1, यानी कि देखो l से 1 दूर गया कि नहीं, यस सर। l से 1 दूर गया, और यहाँ पे m से n दूर जा रहा है, m से n दूर जा रहा है, और यहाँ पे l से 1 दूर जा रहा है। तो ये रहा तुम्हारा k का यूनिट। यस सर। अच्छा ये तुम्हारा k का यूनिट है। तुम अगर इसको चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, मोल 1 - n डिवाइडेड बाय लीटर 1 - n। अरे देखो ये नीचे आएगा तो नहीं हो जाएगा, यस सर। यस सर। और मोल पर लीटर को तो मोलारिटी लिखते हैं, अरे मोलारिटी नहीं लिखते हैं। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नो सर। सर। नो सर। तो मोल पर लीटर को मोलारिटी बोलते हो ना, यस सर। तो मोलारिटी लिख सकते हैं, मोलारिटी की पावर 1 - n। n-1। 1 - n और सेकंड इनवर्स। तो यही तुम्हारे ऊपर लिखा हुआ था क्या, देखो तो कंसंट्रेशन। मोलारिटी, देखो कंसंट्रेशन 1 - n, मेरा क्या आया, मोलारिटी 1 - n आया है क्या, हाँ 1 - यस सर। तो मोलारिटी को हम कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते हैं, तो मोलारिटी 1 यस सर। और सेकंड इनवर्स तो रहेगा, ये देखो ये फिक्स है सेकंड इनवर्स, तो ये तो रहेगा। चलो भाई मोलारिटी 1 - n और क्या हो गया, टाइम इनवर्स। और वो मोलारिटी जो तुम्हारा था उसको हम ये नहीं करते, मोल, देखो मैंने बोला ना m से याद रखना, m n से दूर है, mn को दूर कर देना है, और लीटर का l और 1 को दूर कर देना है। तो यूनिट आ गया समझ में,
यस सर। यस सर। और मैनुअली भी तुम निकाल सकते हो, ऐसे तुम रिएक्शन का रेट लिखो और जो कटने वाला कटा दो, जैसे ये नहीं निकाले, ऐसे भी तुम, यस सर डायमंड। ठीक है। तो चलो यहाँ पे के का वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार तुम फिर से बताना कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ। के इज इक्वल टू, बताओ तुम बताओ, मोल का पावर क्या पे लिखे? एंड 1 माइनस n। 1 माइनस 1 minus n और लीटर का वैल्यू क्या लिखे? n n minus माइनस n और सेकंड पे? इनवर्स minus n। माइनस 1। तो ये तुम्हारा यूनिट हो गया रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट का क्या हो गया भैया? यूनिट। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ ही गया यार, क्या होता है जो P और Q है वो क्या है, वही उसका ऑर्डर है कि नहीं? यस सर। ये पढ़ लिया है ना? P प्लस Q क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और ये P Q क्या होगा? जरूरी नहीं है M1 और M2 के बराबर हो। देखो P Q इट मे नॉट बी इक्वल टू M1 और Q मे नॉट बी इक्वल टू M2। P, अरे बोलो M2, यस सर। ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे रेट लॉ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो तुम देखना रेट लॉ, अगर देखो क्या लिखा हुआ है, N2O5 का R K N2। क्वेश्चन नंबर ब्लैंक स्लाइड से क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करो। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको क्या बताना है? रेट बताना है आपको, रेट ऑफ क्या बताना है? रिएक्शन या रेट लॉ। देखो क्या है, एक्सपेरिमेंट, कोई इंसान एक्सपेरिमेंट करे, ये सीखना, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया। कोई इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मान लो एक्सपेरिमेंट नंबर A, B सर और C। हाँ सर अभी जो यूनिट के बाद आपने क्या क्या बताया सर? यूनिट इसमें वाला में कुछ सर क्वेश्चन मैं बता नेटवर्क रहा हूँ। प्रॉब्लम हो रही है अपने आप, मतलब कि आवाज कट जाती है आपकी भी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही रिकॉर्डिंग अपलोड होगा ना, मैं तुमको पर्सनली भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, जहां जहां ब्रेक हुआ है ना वहां पे देख लेना, ठीक है। वैसे उसके बाद कुछ अभी बताया नहीं। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर, कोई मान लो ए नाम का बंदा है, वो एक्सपेरिमेंट किया, ए मतलब ए एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो उसने क्या लिया, रिएक्टेंट क्या लिया है भाई? 0.12। और क्या लिया है? बी क्या लिया है? 0.12। और उसका रेट क्या आया? 2.1, अरे 0 पॉइंट, उसका रेट क्या आया? 0.25 इंटू 10 की पावर -4। कोई बी बंदा है, वो क्या कर रहा है? वो ए क्या ले रहा है? वो ए ले रहा है 0.12। कितना ले गया? ये भी 0.12। देखो एक कंसंट्रेशन मोलारिटी है ना, मोलारिटी 0.12 मोलारिटी, ठीक है। और ये क्या ले रहा है? बी क्या ले रहा है? 0.24। और इसका रेट क्या आया? 1 इंटू 10 की पावर -4। एक सी नाम का आदमी है, ये क्या ले रहा है? इतना, ठीक है। ये रिएक्टेंट लिया। अब ये बोल रहा है, ये डाटा आपको क्वेश्चन में एग्जाम में दिया रहेगा, और क्या है कि बताओ रेट लॉ बताओ, क्या या रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, ठीक है। रेट लॉ लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, या कुछ भी तुमको दो। तो कैसे तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन एक मैं बता रहा हूँ, आगे से तुमको करना है। सबसे पहले तुम आर लिखोगे, आर इज इक्वल टू एक के ए और बी, ये तुम लिख दोगे। क्यों लिख Yes, दोगे? sir. देखो ए और बी ये तुम्हारा है ना, और तुम जानते हो ना Yes. बेसिक तो यही है रेट। अब ये तुमको बस दिक्कत जानता है क्या कहाँ होगा? इसके पावर में, इसके पावर में तुमको दिक्कत है कि पावर से कितना होता है। बेसिक तो इतना तो सबको ही लिख देगा कहीं, बताओ। यस Yes, सर। तो सबको लिख देना। उसके बाद चेक करेंगे इसका पावर कितना जा रहा है। तो ए का पावर चेक करना हो ना, तो बी को कांस्टेंट मान लेना। ध्यान में देखना बी कहाँ पे कांस्टेंट है। तो तुम देखो यहाँ पे बी कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। यस सर। बी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलो बी यहाँ पे कांस्टेंट रहा, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पे केवल ए चेंज हो रहा है, और ए कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है कि नहीं? यस सर। ए 2 गुना हो रहा है, तो बताओ रेट कितना हो रहा है? 2। रेट भी 2 गुना हो रहा है। तो ए 2 गुना हो रहा है तो रेट भी 2 गुना हो रहा है। दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो 2 से 2 कट गया, यानी कि 1। अरे बोलो, यस। यस सर। ए की पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अब चलो अब आते हैं, अब हमें बी का पावर चेक करना है। तो बी का पावर कहाँ चेक करोगे? जहां ए कांस्टेंट हो। क्या हो? जहां पे कौन कांस्टेंट हो भाई? ए। तो यहाँ कांस्टेंट है ना? यस सर। कांस्टेंट है, तो बताओ ए कांस्टेंट है तो बी क्या हो रहा है? 2 गुना 2।
तो रेट कितना और होगा? 4 आ 4 जाएंगे गुना। सर, 4 4 4 गुना गुना अगर यहाँ e पे की पावर 2 हो जाएगी, करोगे तो 2 आएगा, यानी कि पावर 2। रेट दुगुना हो गया ना, तो क्या हो गया? ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो जो उस दिन संडे को नीट एग्जाम हुआ था ना, उस पे एक क्वेश्चन इससे भी आया था। क्वेश्चन क्या था उसमें? बोल रहा था ए कांस्टेंट, देखो क्वेश्चन में जाके तुम चेक करना, निकल तुम्हारे पास क्वेश्चन है ही, जाके चेक करना, ठीक है? क्या यस सर, मैं ए जो है, ए को कांस्टेंट रख दिया जाए, ए कांस्टेंट रख दिया जाए और इक्वेशन भी दिया हुआ था ये, और बी को 3 गुना कर दिया जाए। बी को देखो, ये तुम्हारा इक्वेशन दे दिया हुआ था क्वेश्चन में, और कह रहा था ए कांस्टेंट है, बी को 3 गुना किया जाए तो रेट कितना होगा, कितना गुना होगा? अरे ए कांस्टेंट, बी 3 टाइम्स, 6 टाइम हो जाएगा, हाँ 6 टाइम। 3 के पावर 2 6 कब से होने लगा गधे? 3 की पावर 2 9 होता है, 9 टाइम्स होगा ना? यस सर। अरे भाई क्या होगा? बी तुम्हारा, ए तुम्हारा ये कांस्टेंट ही है, तो देखो रेट तुम्हारा ये हो गया ना, के ए की पावर 2, तो ए का वैल्यू अगर 3 गुना यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का पावर 2 यानी कि 9 ही हो जाएगा। यस सर। यस सर, मैंने यस सर। तो यही क्वेश्चन आया हुआ था नीट, जो संडे को हुआ था नीट। 7 मई, क्या 7 मई को 7 तारीख को हुआ था। हाँ 7 तारीख वाला संडे को, 2 दिन पहले। तो यही क्वेश्चन पूछा था भाई, कितना आसान क्वेश्चन था यार। सर 3 दिन पहले। हाँ भाई 2 दिन 3 दिन भाई साहब, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। चलो एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको तुम सॉल्व करके बताना। देखो क्या है तुम्हारा, कोई इंसान ए है, एक्सपेरिमेंट नंबर ए कर रहा है, कोई बी कर रहा है और कोई सी कर रहा है। रिएक्शन तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा दे दिया है ए प्लस ए, अरे यार ए प्लस बी, ये तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्ट, ये दे दिया ए प्लस बी से क्या बना प्रोडक्ट, ठीक है? फिर यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, फिर बी का वैल्यू दिया हुआ है और फिर रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है। अब ए का वैल्यू कितना है भाई? 2, इसका यहाँ पे 4 और इसका है 2, ये है आपका 1 1 1 और ये हो गया 0.5। यूनिट अपना जो होगा वो लिख देना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये 1 यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, और ये 2, ठीक है? ये दिया हुआ है और आपको रेट लॉ लिखना है। क्या लिखना है आपको? रेट लॉ लिखना है। क्योंकि अब आपको रेट लॉ लिखना है तो क्या करोगे? R इक्वल टू के ए, और ये बी था ना, के ए बी नहीं लिख दोगे? यस सर। इतना तो तुम लिख दोगे। अब तुमको चेक करना है पावर। क्या चेक करना है? पावर। तो पावर चेक करना है तो चलो कैसे चेक करोगे? जो जो कांस्टेंट है बताओ, कोई बता सकता है आंसर? यस सर। बताओ ए का पावर कितना जाएगा? सर, ए की पावर 2 1 जाएगा सर। सब 1 होगी। 1। देखो ए का चेक करना है ना, तो यहाँ पे देखो बी यहाँ पे कांस्टेंट है ना, जहां पे कांस्टेंट है उसको ले लो। तो बताओ ए दुगुना कर रहे हो, सर 2 गुना हो रहा है ना, रेशियो 1, तो ए की पावर 1 बोलो। यस यस ठीक है अब देखो, अब बी का पावर चेक करना होगा, तो बी का क्या करोगे बताओ? जहां पे ए कांस्टेंट है उसको देख लो, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, देखिए तो ये क्या? अरे सर मैं 20 पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे 2 लिखना था, ठीक है? 2 2 2 यस। तो बताओ यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो ये बताओ जब ए कांस्टेंट है, बी क्या कर रहे हो? 2 गुना, तो रेट क्या हो रहा है? 4 गुना। 4 गुना, यानी कि पावर कितना जाएगा? 2 तो बस हो गया आंसर। अरे कोई भारी चीज है क्या? नो सर। ठीक है। और कोई चाहे तो बच्चा मैन्युअली भी इसको कर सकता है। देखो वो क्या करेगा, मैन्युअली करने का क्या तरीका होगा? तुम आर लिख दो इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, ठीक है? ये तुम लिख सकते हो ना, बताओ। यस सर। यस सर। अब देखो, अब वो पहला एक्सपेरिमेंट उठाएगा। क्या करेगा? पहला एक्सपेरिमेंट उठाएगा। तो ए के लिए क्या कर सकता है? आर इज इक्वल टू के, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 और बी का 1, तो वो क्या लिखेगा? 2 की पावर x इंटू 1 की पावर y, अब लिख देगा। यस और रेट तो दिया है 0.5, तो रेट की जगह पे वो क्या लिख देगा? 0.5 नहीं लिख देगा। यस सर। तो एक इक्वेशन आ गया। फिर वो बी के लिए निकालेगा। बी के लिए रेट क्या होगा भाई? बी के लिए रेट तुम्हारा कितना है? 1। अरे बी के लिए 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू के, और कितना लिया हुआ है? 4 और 2, तो 4 की पावर x इंटू 5, ये क्या है? 2 है ना, 4 और 1 है,
4 की पावर x और 1 की पावर y। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। हो सर। फिर ऐसे ही c के लिए इक्वेशन लिखा जाएगा, और फिर तो 3 इक्वेशन आ गया, 2 वेरिएबल है, नहीं 3 वेरिएबल है, एक x एक y, सबका वैल्यू नहीं निकल जाएगा? यस सर। निकल जाएगा ना? तो उस तरह तुम निकाल सकते हो। बोलो, तो उस तरह तुम्हारा बहुत लेंदी हो जाएगा, उस चक्कर में मत पड़ना। वो स्कूल एग्जाम वगैरह में आ रहा है तो ये यूज करना, बाकी तुम ये ट्रिक ऐसे याद कर, ऐसे कर लेना, सॉल्व देख लेना कौन दुगुना हो रहा है कौन एक गुना हो रहा है। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है भाई, चलो एक और क्वेश्चन दे क्या इस पे? यस यस Yes, sir. क्वेश्चन का इस पे क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा तो फिर क्या है? a प्लस बी। एक चीज तुम ध्यान दे रहे हो, देखो चलो कोई इसी क्वेश्चन में उसको हम ये कर देंगे एक्सप्लेन, ध्यान देना। तो फिर से वही है, रेट तुम्हारा यहाँ पे लिखा जा रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर ए, एक्सपेरिमेंट, फिर बी, फिर सी। एक्सपेरिमेंट नंबर ए क्या हो गया? 0.01। बी क्या हो गया तुम्हारा? ये 0.01, और ये ले रहा है, अरे ए का कंसेंट्रेशन है ना, ये बी का कंसेंट्रेशन है और ये रेट हो गया। तो ए का कंसेंट्रेशन 0.01, बी का कंसेंट्रेशन भी 0.01, और ये तुम्हारा रेट हो गया 0.005। फिर तुम्हारा ये है 0.02, 0.01, और रेट हो गया 0.010। ये है तुम्हारा 0.01। कितना जीरो है सर? अरे बोलो कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे रेट लिखना है, तो रेट का सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा? तुम रफ रेट लिख लो। क्या लिख दो? के ए बी लिख दोगे? यस सर। अब ए का निकालना है, तो ए का क्या करो? जहां बी कांस्टेंट है उसको चेक करो। बी कहाँ कांस्टेंट है? यहाँ पे। यहाँ पे 0.1। तो ए दुगुना हो रहा है, तो बताओ कितना आंसर होगा? सर 1 आ जाएगी ये पावर भी दुगुना हो रहा है ना? सर एक ही पावर 1 होगा। हाँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ए की पावर 1। बोलो यस सर। अब बी का पावर कौन बताएगा? बी का पावर बताओ भाई। सर 2 आएगा। 2 आएगा? सही में? नहीं सर 1 आएगी। हाफ लग रहा है। 1 होगी सर 1। सुनो गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। 1 2 सब गलत बता रहे हो। देखो बी का निकलना है तो ए को कांस्टेंट रखो। ए कहाँ कांस्टेंट है? यहाँ पे कांस्टेंट है ना भाई? ए यहाँ पे कांस्टेंट है कि नहीं? बी को दोगुना कर रहे हो, बी को दोगुना कर रहे हो, तो रेट कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 टाइम। इक्वल मिल रहा है सर, तो हाफ हो जाएगी पावर। हाफ हो रही पावर। इक्वल हुआ, यानी कि बी को तुम कितना भी चेंज कर रहे हो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बी कितना भी चेंज कर रहे हो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि इसका पावर 0 हो जाएगा। आपने तो बोला था सर रेशियो लेना है। रेशियो उधर लेना था, यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। देखो सर फिर बी की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना? क्या अब बी का वैल्यू तुम कुछ भी रखो यार, ब्रैकेट के अंदर की बात नहीं नहीं कर रहे सर, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी संख्या के ऊपर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि इसका रेट क्या हो जाएगा? इसका रेट तुम लिख सकते हो r इक्वल टू के ए की पावर 1 हो जाएगी। हाँ बस यही होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो देखो यहाँ पे सर ये कैसे हो गया? सर ये तो 0 हो गया, तो हम तो रेशियो ले रहे थे सर, गड़बड़ा गया। देखिए रेशियो नहीं लेना है, अब समझना कैसे करना है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब बाकी मैन्युअली तो तुम कर सकते हो, जो मैन्युअली नहीं बताते भाई, आर का वैल्यू ए पे निकाल रख दो, बी का निकाल दो। अरे ये एक और तरीका नहीं बताते, इस तरह से तो निकाल ही सकते हो। इसमें कभी गलती नहीं होगा, कभी नहीं, ऐसे तो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। एक काम करना, ऐसे देखना, क्या मैं यहाँ पे रेट लिख रहा हूँ इज इक्वल टू के ए और बी। यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड वाला, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या कि ए से सी जा रहे हैं, नहीं हाँ ए से सी जा रहे हैं, तो क्या है? ए तो कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है ना? यस सर। ए से सी की बात कर रहे हैं, ए से सी की बात कर रहे हैं। ए से सी में ए है भैया आपका कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। तो यानी कि ए से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं। चलो बी से चेक करते हैं। बी में को तुम क्या कर रहे हो? बी को तुमने क्या किया? बी को किया तुमने दोगुना। क्या किया? दोगुना। देखो अरे दोगुना किए ना? यस सर। तो बी को जब तुम दोगुना कर रहे हो
तो रेट देखो क्या हो रहा है, रेट तो एक गुना ही रह रहा है। इट मीन्स तुम जब बी को ट्वाइस मल्टीप्लाई करो, बी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आर पे कोई भी फर्क नो चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा बताओ, ये किसी में कोई चेंज कम नहीं होगा जब इस बी का पावर क्या हो, 0। यस सर। ये इंडिपेंडेंट हो गया ना, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, इसका पावर 0, इसके सर पे 0, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अगर इसका मतलब क्या हो गया, ये तुम रिएक्शन में मान लो कुछ ऐसा चीज डाल दियो जिससे क्या हो रहा है, जैसे मान लो एक तुम रिएक्शन करा रहे हो और उसमें तुम सैंड डाल दो, एसिड बेस है उसमें तुम कुछ सैंड डाल दे रहे हो, तो सैंड डालो नहीं डालो भाई क्या रिएक्शन में कोई थोड़ी फर्क पड़ेगा। यस सर। तो इसी तरह का ये काम है इसका बी का, इसको तुम बता थोड़ा सैंड डालो ज्यादा डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिएक्शन का रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो आया समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। एक और क्वेश्चन लास्ट, अरे एक और क्वेश्चन, यस सर। सर ये लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं, ये आसान क्वेश्चन है यार। वैसे आज भी 2 घंटे की होगी लग रहा है। नहीं 2 घंटे के आज लेक्चर नहीं खत्म ये, अरे तुम्हारा 10:45 तक टाइम ही है, 10:48 ही तो हो रहा है, कहाँ 2 घंटे हुआ। यस आज भी, अब नहीं खींचेंगे, अब हो गया, कल हो गया बहुत ज्यादा, कल तो 2 से ज्यादा था। एक्सपेरिमेंट ए बी, अब तुम लोग का टाइमली क्लास खत्म होगा, ठीक है, चिंता मत करो। देखो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ था वैल्यू 0.1, 0.1, 0.2, 0.1। एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे किताब में। बैटरी पड़े, समझ में आया? पढ़ने के लिए रात में चलो सोना- अब यहाँ पे, चलो यहाँ पे रेट, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप घर पे करके आना, ठीक है, ओके सर। इसको घर पे करके आना। ये एस्टेब्लिश, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, वो केवल रेशियो के चक्कर में मत चल जाना, थोड़ा ध्यान से सोचना, दिमाग लगाना। ओके ओके सर। ओके सर। ये मैं अभी स्लाइड शेयर कर ही दे रहा हूँ, इसको आप घर पे ट्राई करना। चलो फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। इस चैप्टर में बस रिएक्शन की रेट देखेंगे, कौन रिएक्शन फास्ट हो रहा है कौन स्लो हो रहा है।